बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए तमाम ही सियासी जमातों की वहाँ पर मुहिम जारी है। इस हुकूमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अपोजिशन जमातों का जो इल्ज़ाम सामने आ रहा है, कहीं पर उनको आटा चोर कहा जाता है, कहीं चीनी चोर कहा जाता है, और अब मरियम साहिबा ने उनको कश्मीर चोर भी कहना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब के हवाले से काफ़ी तनकीद जो है मरियम साहिबा उन पर करती अपनी इस इंतखाबी मुहिम के दौरान दिखाई दे रही हैं, और साथ ही साथ बिलावल साहब की तरफ से भी जो बातें की गई हैं इस हुकूमत के लिए, वो भी कमोबेश ऐसी ही हैं कि कश्मीर के हवाले से इस हुकूमत ने कोई खातिर खा अपना मुकदमा पेश नहीं किया है। लेकिन इसमें इस हुकूमत से बढ़ के भी तनकीद है, और वो बिलावल साहब की तरफ से है मरियम साहिबा की जमात पर, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की जमात पर, जो ये कहते हैं कि जी बराए नाम शेरों की जमात है, लेकिन असल में ये बिल्लियों की जमात है, और बिल्ली बन के भाग के बाहर बैठे हुए हैं। नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा था, और कहा कि शेर होते तो मुल्क में वापस आते और लड़ते, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली ही अपोजिशन के लिए काफ़ी है इस हुकूमत की। ये एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की कैंपेन के हवाले से ये चीज़ें हमें सुनाई दे रही हैं, इस पर भी बात करेंगे यकीनी तौर पे। दूसरा बड़ा अहम मामला, अगर हम इसी हफ्ते के कुछ केसेस देखें अदालतों के, तो एक चीज़ जो सर फहरिस्त रही वो अकाउंटेबिलिटी, जो कि इस हुकूमत का नारा था, और ये हुकूमत करप्शन ख़त्म करने का नारा लेकर इक़्तिदार में आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि एहतसाब सबका होगा, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पर हम यकीन रखते हैं, शफाफ एहतसाब पर यकीन रखते हैं, लेकिन एहतसाब करना, अकाउंटेबिलिटी जिस इदारे का काम है यानी नैब का। अब इस हफ्ते में 3 ऐसे केसेस हैं जिस पर मुख्तलिफ अदालतों के कुछ रिमार्क्स आए हैं नैब की परफॉर्मेंस को लेकर। अगर हम पहले बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहसन इकबाल केस में, तो वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नैब ने अब्यूज़ ऑफ पावर जो है वो किया है एहसन इकबाल के केस के अंदर। ये उस वर्डिक्ट में लिखा गया है कि नैब के जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके कि जो PMLN के लीडर एहसन इकबाल साहब के साथ ये सलूक है ये जस्टिफाइड था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मामला इंक्वायरी स्टेज पर था, इसको आगे इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर कन्वर्ट ही नहीं किया गया, और अभी के जो हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे सामने हैं, उसमें नैब ये साबित नहीं कर सका है कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ये चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, ये उनका फ़ैसला एहसन इकबाल साहब के हवाले से। फिर लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो PMLN के एक और लीडर ख्वाजा आसिफ को लेकर उन्होंने उसमें लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन में ये कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने नेशनल एक्सचेकर को, कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। नैब के ऊपर बहुत सारे उन्होंने सवालात खड़े कर दिए हैं, और ये भी कहा है कि नैब की तरफ से फ़िलहाल अभी तक कोई रेफरेंस जो है वो भी उनके ख़िलाफ़ नहीं पेश किया गया। फिर एक और साबिक वज़ीर आज़म PMLN के ही लीडर शाहिद खाकान अब्बासी, उनका जो नैब का केस है उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला उन्होंने जारी कर दिया है, और LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हवाले से उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने कोई माली फ़वाइद नहीं लिए। ये नैब का केस है ही नहीं कि अगर वाकई उन्होंने फ़ायदा लिया है तो नैब ये केस बनाती, इस हवाले से शवाहिद जो है वो पेश करते, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और उन पर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि LNG कंसल्टेंट को उन्होंने फ़ीस जो है वो अमरीकी इमदादी इदारे ने दी, उसमें शायद खाकान अब्बासी का असर रसूख था, उनकी तैनाती में नहीं था। ऐसी कोई भी चीज़ें साबित नहीं हो सकी हैं, और LNG टर्मिनल में किसी गैर शफाफियत का तनाज़ा है ही नहीं, यानी कि ये केस बिल्ड किया ही नहीं है नैब ने। तो ये वो इदारा जिसको लेकर ये हुकूमत कहती आई कि अब हमने इनको फ्री हैंड दिया है, ये किसी के असर रसूख में नहीं है, और अब ये जो चाहते हैं शफाफ कार्रवाई कर सकते हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे जिसने भी इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो ये रिसेंटली मैंने आपको 3 फैसले बता दिए हैं, तीनों ही PMLN के लीडरान के हवाले से हैं, और तीनों ही अदालतों ने जो नैब के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं फैसले के अंदर जो लिखा है। इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे।
चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN के। और सेनेटर एजाज चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ज़रा पहले इसी नैब के मामले से आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा, क्योंकि तीनों आप ही की जमात के लीडरान हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं और फिर साबिक वज़रा हैं। ये अगर हुकूमत ये कहती है कि जी नैब के अपने प्रोसिक्यूशन में मसाइल हो सकते हैं, नैब की तरफ से बेतहाशा बार ये कहा गया कि जी देखिए हमारा जो ओपोनेंट होता है वो तो करोड़ों का वकील खड़ा कर लेता है और हमारे पास जो वकला हैं उनकी तो चंद हज़ार या चंद लाख रुपए तनख्वाह होती है, तो उसमें इतना काम नहीं कर सकते। तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी इशू की वजह से नैब को ये चीज़ें अदालतों से और जजेस साहिबान से सुननी पड़ती हैं, प्रोसिक्यूशन वीक होने की वजह से, या फिर कोई और मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सारी अपोजिशन बिलअमूमन बिलखसूस हमारी जमात पहले दिन से कह रही है कि ये जाली केसेस बनाए जा रहे हैं। ये वो केसेस हैं जिनके हमारे खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी जमात अपने ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी जो अकाउंटेबिलिटी का वैसे उन्होंने एक जाली सा नारा लगाया, उसको पूरा करने के लिए अपोजिशन को, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करते, वो समझते हैं कि सारी अपोजिशन को मैं जेल में डालूंगा। कई दफा उन्होंने कहा भी है, उसके बाद इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने नैब और FIA को जिस तरह इन रियासती अदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है। ना किसी जमात ने, ना किसी हुकूमत ने कभी इस तरह इन अदारों को इस्तेमाल किया हो गया। जो बहुत बड़ा नुकसान इस अदारों को दे दिया गया है वो ये था कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा था इस मुल्क में, वो इतना ज्यादा डिस्प्यूटेड हो गया है कि अब इन अदारों पर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इन अदारों की कोई हाजियत ही नहीं रही, इनकी कोई जो क्रेडिबिलिटी थी वो बिल्कुल इन्होंने खत्म कर ली है। आप अंदाजा करें कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस अदारे के मतलब क्या कहा है, के मतलब सीनियर जजेस ने जो उन्होंने कहा है कि ये अदारा लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए हुकूमत इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि इस अदारा आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा ये पगड़ियों उछालने के लिए इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि ये अकाउंटेबिलिटी का काम करने में बुरी तरह नाकाम हो गया है, ये अपना केस स्टेब्लिश करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। यही लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। वो क्या कह रहे हैं कि जो केसेस आप बना रहे हैं, आप एविडेंस को साथ में देते ला सकती है, आप कोई अपना केस स्टेब्लिश नहीं कर सके। सही है, लेकिन फिर बात वही है ना कि क्या देखिए ये लॉयल्टी चेंज करने वाली बात वो मुशर्रफ साहब के दौर में हुई, फिर पीपल्स पार्टी आप लोगों पे सेनेटर सैफुर रहमान को लेकर कई दफा ये कह चुकी है, ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी हम इस इदारे को नहीं ठीक कर सके? आज भी आप वही बात कर रहे हैं जो उस वक्त की जाती थी। देखिए, 2008 के बाद हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमतें आई हैं, हमने एक दूसरे के खिलाफ इस अदारे को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। ये माजी की कोई जरूर बात आप कर रही है, लेकिन फिर हमने बिल्कुल अपोनेंट को एक दूसरे के खिलाफ अदारे को इसलिए भी इस्तेमाल किया और हमने छोड़ा है कि अगर ये अदारा खुद समझता है कि किसी के खिलाफ। बट आप कह रहे हैं कि अभी भी लॉयल्टी चेंज होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये अदारा। मैं नहीं कह रहा, मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। मैं कहूँ या कोई और केस शायद मान नहीं रखे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है साद रफीक और सलमान रफीक के केस में। उन्होंने कहा कि इस अदारे को सिर्फ लॉयल्टी चेंज करने के लिए आप ये रखा गया है, हुकूमतें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हुकूमतें बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अगर आप अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए अगर जाली केसेस बनाएंगे, अगर झूठे केसेस बनाएंगे, कोई एविडेंस जिनकी आपके पास नहीं होगा, फिर उसका नतीजा ये निकलेगा जो अभी निकल रहा है। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि जब हम अदालतों में जाएंगे तो ये केसेस हमारे खिलाफ साबित नहीं कर सकेंगे, लेकिन ठीक है, जो हमारी बदनामी करवाई है इन्होंने। अच्छा, मैं अब एजाज चौधरी साहब, ठीक है अब्बासी साहब, आपकी बात आ गई। एक एजाज चौधरी साहब, अब एक चीज जो बार बार कही जाती है आपकी हुकूमत को लेकर, वो एक टर्म ये लोग यूज करते हैं कि जी नैब न्याजी गठजोड़। अब ये नैब के कैपेसिटी इश्यूज की वजह से, या जो अब्बासी साहब कह रहे हैं कि भाई लॉयल्टी चेंज करने के लिए नैब के इदारे को इस्तेमाल किया जाता है, फॉर वट एवर रीजन, लेकिन जब ये केसेस नैब का इदारा अदालतों में साबित नहीं कर पाता है और नैब अदालतों में जजेस साहिबान ये रिमार्क्स देते हैं, अपने फैसलों में ये लिखते हैं, जिनका 2-3 फैसलों का मैंने हवाला दिया है, तो फिर आखिर उससे किसका मौक़िफ़ जो है वो तक़वियत उसको मिलती है? अपोजिशन के मौक़िफ़ को। बहुत शुक्रिया सादिया, ये बहुत ही ज़्यादा यानी फ़िक्रमंदी की बात है कि गुज़श्ता 35-40 बरस में पाकिस्तान के वसाइल लुट गए, इस पे सबको इत्तफाक है और दुनिया भी यही कहती है। और पाकिस्तान के अंदर
हर फर्द यही बात कहता है कि पाकिस्तान के वसाइल को लूटा गया है बेदरेग, इस पे किसी को इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं इनको चाहिए कि ये एक पेज पे आके उन लुटेरों को तो तलाश करें, वो कहाँ हैं। इमरान खान की हुकूमत तो सिर्फ 34 माह की है, ये 44 और 50 साल से दो बड़ी सियासी जमातें इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रही हैं। और मैं आपको बताता हूँ, अदालतों के बारे में बताता हूँ और सुप्रीम कोर्ट से भी पूछता हूँ कि ये मुल्क लुट कैसे गया है। ना आपने लूटा है, ना मैंने लूटा है, ना अपोजिशन ने लूटा है, ना हुकूमत ने लूटा है, ना किसी सियासी पार्टी ने लूटा है, ना जर्नैलों ने लूटा है, ना किसी ब्यूरोक्रेट ने लूटा है। तो ये मुल्क यानी यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होके अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर होके वापस आता है, तो ये किसने कर दिया है? कोई है इस मुल्क के अंदर इस बात का जवाब देने वाला? चुनाचे हमें इस बात पे मतऊन नहीं किया जाना चाहिए कि हमने इस नारे को पाकिस्तान के अंदर बुलंद किया, लोगों के अंदर शऊर पैदा किया। आप किसी पाकिस्तानी को पूछ लें तो वो यह नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान की सारी वेल्थ जो है वो लुट गई है, यहाँ पर चोर बाजारी है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कमीशन और घपले हुए हैं। यानी हर आदमी जानता है, लेकिन हर आदमी ये कहता है कि जी मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूं, मुझे तो अदालतों से इंसाफ मिल गया है। तो मैं सबसे ये सवाल करता हूं कि आए जरा मिलकर इस चीज को तलाश कर लें कि आखिर मुल्क फिर लूट किसने लिया है। हम तो खुद नहीं एहतसाब कर रहे, पाकिस्तान के अंदर जो 22 बरस से बना हुआ एहतसाब फिर तो बेचारे मासूम अवाम ही रह गई है, सारे बरी ज़िम्मा हो गए। कोई बरी ज़िम्मा नहीं है, हम अवाम के साथ खड़े हैं। हम सवाल उठा रहे हैं कि कौन चोरी करके ले गया है पैसे को, किसने इस मुल्क को लूटा है। हम ये सवाल उठा रहे हैं और हर एक को जवाबदेह समझते हैं। जिसने मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है, जो कुछ इक़्तिदार में रहा है, सब यानी इस मुल्क के ऊपर जवाबदेह हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपने सारे 3 केसेस का जिक्र किया है। मुझे ये बताइए कि क्या इन सारे केसेस को हतमी बरियत हो गई है? ये अभी यानी दरमियान में है, इसके बाद नैब को आगे भी बढ़ना है, उनकी अपनी, इसमें कोई शक नहीं। आपने 3 दफा एक बात की कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, ये इसमें कोई दूसरी राय तो है नहीं, सब लोग इस बात के ऊपर सवाल करते हैं। मैं भी बजा तौर पे ये सवाल करता हूं कि क्या यानी ये कहा गया कि आसन इकबाल साहब ने नाजायज इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता है नाजायज ना इस्तेमाल किया हो, लेकिन घपला तो उसके अंदर है, कोई उसको डिटरमिन तो करेगा। अगर अदालत ये कहती है कि नैब पूरी तरह केस तैयार नहीं कर सकी तो नैब को रिमांड करना चाहिए, वो केस तैयार करें। मैं कहीं ये नहीं कह रही, देखिए ये जमानतें हैं, केसेस खत्म नहीं होते, केसेस चलते हैं, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट द पॉइंट इज कि भाई वो इदारा अपने लिए तो एम्बैरेसमेंट कॉज करता ही है, आपकी हुकूमत को उनके साथ एसोसिएट किया जाता है, आप लोगों के लिए भी उतनी ही एम्बैरेसमेंट होती है उनके अपने कैपेसिटी इश्यूज की वजह से, जो कि साल से चल रहे हैं, जो कि वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हर लेवल पर जाकर वो प्रोसिक्यूशन के खराब होने के बायस वो अदालतों में ऐसे ही वो अदालतों में जाते हैं, जुर्माने करा के उनके वकील वापस आते हैं। सादिया, ये तो हाल है। मेरी गुजारिश सुन लें सादिया, मैं आपसे अर्ज करता हूं, यानी जब भी बैठ के ऑपोजिशन से चाहा है कि इस एहतसाब के निज़ाम के अंदर कोई रिफॉर्म्स कर ली जाएं, कभी कोई नहीं बैठा इन 34 महीनों के अंदर। यानी हमें तो आप पिछले 40 चौधरी मंजूर साहब से पूछते खराबियों हैं, ठीक है, ये आप लोग मानते हैं ना कि भाई इस इदारे में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी, अगर शफाफ अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस बोर्ड अकाउंटेबिलिटी आप लोग चाहते हैं तो ऐसे नहीं चल सकता जैसे ये केसेस में होता है, अदालतों में होता है। तो चौधरी मंजूर साहब, ठीक है मुझे सवाल चौधरी मंजूर साहब, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है कि जी एहतसाब हो, सबका हो, और फिर ये वाली चीजें ना हो कि भाई आप एहतसाब सही से कर नहीं सकते, कभी किसी स्टेज पे कोई रेफरेंस बनता है, कभी किसी स्टेज पे उठा के गिरफ्तारी हो जाती है और जजेस साहिबान से फिर आप जो है वो सुनते हैं और मामलात आगे नहीं बढ़ते, एहतसाब वहीं रुक जाता है। इस मुल्क का अलमिया ये है कि हमने तो अयूब खान का एहतसाब और इंतकाम भुगता हुआ है, फिर याया खान का एहतसाब और इंतकाम भुगता, फिर ज़ियाउल्लाह का एहतसाब और इंतकाम भुगता, फिर मियाँ साहब का भुगता, फिर जनरल मुशर्रफ का भुगता, अब हम इनका भुगत रहे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये सफरमान का जो था और इनका ये मिलता जुलता,
उसमें आप फर्क करना चाहें तो कर लें। लेकिन अलमिया ये है कि ये प्रोसिक्यूशन का इशू नहीं है। एक तो केसेस झूठे और जाली होते हैं, अगर कोई एविडेंस है केस के अंदर फर्ज कर ले, एक तो हम ये कहते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा कि सबके लिए एक ऐसा इदारा बनाना पड़ेगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि जो जजों का, जर्नैलों का, सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का, जर्नलिस्टों का, सबका एहतसाब कर सकते। एक छत के तले किसी को ना मुझे एतराज हो, ना चौधरी साहब को, ना अब्बासी साहब को, किसी को भी ना हो, ना आपको एतराज। बिल्कुल, इसमें क्या हर्ज नहीं जी, वो हर किसी का अपना अपना एहतसाब का निजाम है, सिर्फ ये एक तमाशा बन के रहे। इस तमाशे को अगर आप जरा गौर करें तो ये कौन सा जादू है कि खुर्शीद शाह साहब 21-22 महीनों से बैठे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा जी कि हमने जो रेफरेंस फाइल किया था 44 उसकी एविडेंस है 4 हुई है, लेकिन अब हम नया रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, यानी वो जो 4 हैं वो भी दोबारा हो। अगर मेरा आपको हमेशा से ये है कि ये गिरफ्तारी जो है ये तो एक लोगों का बाजू मरोड़ने के लिए है कि 90 दिन का आप जो है वो जुडिशियल फिजिकल रिमांड दें, फिर उसके बाद जेल में डाल दें, पड़े रहे लोग जो अभी अदालतों के फैसले आ रहे हैं। अब अगर आपके पास कोई एविडेंस है जो सारी दुनिया के अंदर जो तरीकेकार है एहतसाब का कि आप एविडेंस लेकर जाएं और कोर्ट आपको इजाजत दे, अदालत कहे कि हाँ इसके अंदर ऐसी रीजनेबल है कि आप मतलब आप कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन वीक होने का इशू नहीं है, केसेस सिरे से ही झूठे हैं। सिर्फ झूठे, कुछ झूठे सच्चे भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक भी होंगे, लेकिन ठीक जो है वो तरीकेकार के जरिए उसको गलत कर दिया जाता है, इंतबाह कर दिया जाता है। जब आप गिरफ्तारियां कर लेंगे 2-2 साल, अगर खर्च कर लेंगे कल को बरी हो जाते हैं लोग, तो क्या ये जो 2-2 साल इनको जेलों में रखा वो किस लिए रखा? खुर्शीद शाह साहब के कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ उनके अपने पेपर्स को उठाकर उनको 5-5 गुना 10-10 गुना उनकी कीमतें बढ़ाकर कहते हैं कि आप ये बताइए चीज तो इसने की। अब वो अगर लागू करें इमरान खान साहब पे तो उन पे नहीं होती, क्योंकि उन्होंने 2013 के इलेक्शन में और 50,000 किए थे, 17 में और किए। इस दौरान कौन सा बिजनेस किया है वो बता दें। तो ये एक ऐसी चीज, अभी जरदारी साहब को नोटिस मिला कि आप बताएं अफ्रीका के अंदर आपके फ्लैट कहाँ से आए, सरीना हिसाब। अच्छा, वैसे ये कौन तय करता है? ये जरदारी साहब ने उस दिन बात की अपनी पेशी के दौरान कि जी कि उनका जो डोमिसाइल है यानी वो सिंध का है, तो उन्होंने कभी उनका डोमिसाइल उतना तगड़ा नहीं है जितना पंजाब का है, यानी कि नवाज शरीफ साहब का है कि वो तो बाहर भी चले गए हैं। तो ये चीजें कहाँ तय हो रही हैं चौधरी साहब? देखिए ये साथी तो है सारे सूबे, आप किसी भी आपके पीछे या आप सिंध से या जीबी से या कश्मीर से बात करके देख लें तो ये बात कहते हैं, और इसके पीछे किसी अब तक एक लॉजिक भी मौजूद है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा होता रहा है कि जो रगड़े खाते थे वो दूसरे से मारे जाते थे, उनका कोई पुरसाने हालतू तो कत्ल हो जाए, मारे जाए, उनके लोग मार दिए जाए तो कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं खुद तो जानती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल हल्ला गुल्ला होता है, हलचल मच जाती। ये एक इशू है जिसको अगर आपने अब मैं आपको एक बात बताऊं, नून लीग को हम उस वक्त कहते थे कि ये नैब का कानून गलत है, इसको ठीक करें। इन्होंने कहा कि नहीं, ये समझते थे शायद हमारे खिलाफ क्या इस्तेमाल हो, अब इनके खिलाफ वही इस्तेमाल हुआ। अब फिर हम कह रहे हैं, अब पीटीआई को समझ नहीं आ रही, पीटीआई समझ रही कि शायद हमारे खिलाफ नहीं, दर्जनों केसेस हैं केपीके तो आपको लगता है कल को फिर पीटीआई के साथ भी यही हो रहा होगा, ये भी इसी तरीके से नैब का शिकार होंगे? एक मिनट जरा, मुझे ठीक है, मुझे लेकिन मैं फरमाइए, मुझे ब्रेक के लिए जाने मुकम्मल कर लें चौधरी साहब। आप फेडरल गवर्नमेंट के, चलो मैं उनको छोड़ता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट के आप दवाइयों का स्कैंडल देख लें, चीनी का देख लें, आटे का देख लें, पेट्रोल का देख लें, अब ये हॉट मनी का देख लें, कितने ही केसेस हैं। अब सुना है कोई इनके बड़े अहम मुशीर थे वो रिटायर हुए हैं, तो उनकी कंपनी ने 60 अरब का जो है वो फाइल कर दी है, डिफॉल्ट फाइल कर दी, और ये विलफुल डिफॉल्ट है, कोई पूछने वाला नहीं। सही, तो एहतसाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ हर उस जमात या उन सियासतदानों का होता है जो कि अपोजिशन में है और जो हुकूमत में है, उनका एहतसाब नहीं होता, ये आपका मानना है। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो इस्लाहात और रिफॉर्म्स की इस इदारे को लेकर बात की है, इस पर भी ज़रा मज़ीद बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब्बासी साहब, जो चौधरी मंजूर साहब भी कह रहे थे कि उस वक्त पीपल्स पार्टी ने आप लोगों से कहा था कि ये तरीक़ाकार जो नैब का है इसको दुरुस्त कर लेते हैं, रिफॉर्म्स ले आते हैं, तब PMLN नहीं मानी थी और अब आप लोगों को ज़ाहिर है भुगतना पड़ ही रहा है। वो उनको लगता है कि आने वाले दिनों में फिर PTI के साथ भी यही सलूक होगा। लेकिन बात यह है कि हर दौर में हम देखते हैं कि जब जहाँ पर जिस हुकूमत ने जिसको रिलीफ देना होता है वहाँ पर सिलेक्टिव एहतसाब हमें नज़र आता रहा है। उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी पे थोड़ा सा दबाव आया तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट्स दिए थे कि जी नैब लोगों की पगड़ियां उछालता है, काम नहीं करने देता, ये बाबूशाही के आगे आके फिर आप लोग भी घुटने टेक देते हैं। और यही काम जो है वो PTI ने भी किया। PTI ने भी फिर ब्यूरोक्रेसी को इन तमाम मामलों से दूर रखने की कोशिश की। तो ये सिलेक्टिव एहतसाब तो फिर हर दौर में हर हुकूमत की तरफ से ही नजर आया है। इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है कि ये लॉ जो बनाया गया था स्पेशल से सर्कमस्टांसेस थे, जब इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया है, परवेज मुशर्रफ साहब आ गए और उन्होंने ये लॉ खास एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। और उसका वैसे उस वक्त मकसद यही था कि हम लोगों की लॉयल्टी चेंज कराएं, हम हुकूमत बनाएं, हम एक नई जमात बनाएं। और उसमें एक तरीका ये भी रखा गया था, इसलिए इसको बेल इस लॉ से निकाल दी गई। दुनिया के किसी लॉ में ऐसा नहीं है कि बेल किसी पूरे लॉ में ना हो। और दूसरी बड़ी जो जरूरी बात थी कि अभी किसी के इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हो या भी इंक्वायरी स्टेज पे हो, आप नैब उसे उठा के ले जाता है और फिर उसके बाद उसको 2 से 4 साल रखे और उसके बाद कह देती कि हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये लॉ चेंज होना चाहिए था। ये हमारी हुकूमतों जो साबका हुकूमतें गई इन्हें रिविजिट करना चाहिए था इनकी लिस्ट को। ये हम करने में नाकाम रहे हैं, ये तो मानते। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा था, बाकी सारी जमातें सबके इशू थे। ये जो अभी पिछली कमेटी थी उसमें मैं भी इशू था, मैं भी उस पर मेंबर था। बड़े इश्यूज आए, सारी जमातें अपने अपनी मर्जी का कर रही थी, इसलिए हो रह गया किसी एक जमात की वजह से ये नहीं रह गया। ये बदकिस्मती हुई है। मसला कहाँ खराब है? अच्छा, कि अगर ये अदारा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छा, एज वी स्पीक अब्बासी साहब, इस वक्त मेरे सामने चेयरमैन नैब के टिकर्स चल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि नैब का इदारा एहतसाब सबके लिए पॉलिसी पर अमल पैरा है, नैब का किसी सियासी जमात किसी गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी मेरे सामने चल रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर ऐसा अल्लाह करे कि ऐसा होता तो आज PTI में जो आदमी PTI में शामिल हो गया वो एहतसाब के अमल से बाहर निकल गया। और वही लोग अगर आज मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में होते तो उसका एहतसाब हो रहा होता। सबसे बड़ा स्कैंडल चीनी का हुआ है, साबित हो गई FIA की रिपोर्ट है। गंदम का स्कैंडल हो गया है, दवाइयां का स्कैंडल इस हुकूमत में हुआ है, अरबों रुपए पेट्रोलियम का स्कैंडल हुआ है। किसी एक आदमी को अभी इस मामलात में नैब ने अरेस्ट किया है, किसी एक आदमी की कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है, किसी एक आदमी के खिलाफ कोई इन्होंने रेफरेंस बनाया। जितने लोग PTI में शामिल हो गए थे उन सब के खिलाफ मैं एक एक का नाम बता सकता हूँ कि जितने भी रेफरेंस थे वो रेफरेंस फारिग कर दिए गए। तो अगर ये क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होता तो किसी को कोई शिकायत ना होती। अगर मेरे खिलाफ कोई चीज़ है, मैं लॉ से अबाउंड नहीं हूँ, मेरे खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आप जहाँ सिलेक्टेड करेंगे तो इस लॉ के अंदर ही सिलेक्टेड है, ये लॉ सिर्फ सियासी लीडर्स के लिए, सियासी वर्करों के लिए और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अब बाकी तो तमाम क्लासेस वैसे ही निकाल दी गई, ना जजेस आ सकते हैं, ना जर्नैल आ सकते हैं, अब बिजनेसमैनों को भी निकाल दिया गया। तो अब रह तो यही 2 क्लासेस रह गई, एक सियासतदान और एक ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स भी अपना काम निकलवा लेते हैं, ज़ाहिर जिसलिए वो कहते हैं उनका इदारा अपना, ऑब्वियसली फौज की बात कर लें, उनका अपना एक सिस्टम है एहतसाब का, वो कोर्ट मार्शल कहते हैं कि जी हो जाता है। यहाँ पे आप देख लें जजेस वो कहते हैं हमारा अपना तरीकाकार है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है हमारे पास, तो कहते हैं हमारा अपना निजाम है। तो रह गए तो फिर तो पॉलिटिशियन ही गए ना इस मुल्क के, सिर्फ ये पॉलिटिशियन के लिए ही है, तो उनके लिए भी पार्लियामान की कमेटी पर होनी चाहिए। और ब्यूरोक्रेट्स को आप लोग निकाल देते हैं, सियासतदानों की भी बड़ी मजबूरियां हैं ना, फाइलें रुक जाती हैं, काम नहीं होते हैं, हुकूमत क्या करे, वो आगे नहीं बढ़ते, तो फिर सियासतदानों को जो हुकूमत होती है उसको ब्यूरोक्रेसी वैसे ही उनको माइनस करनी पड़ जाती है। ये करना पड़ता है। ठीक है एजाज चौधरी साहब, ये जो बातें हैं और अगर माजी का रिकॉर्ड देखें मुझे तो जरा इसका कुछ तो आप फिर यही मौका दे मतलब है दें, जो चौधरी साहब भी बात कर रहे थे कि फिर PTI पे भी यही वक्त आएगा। जी जी फरमाइए। देखिए, मैं तो बिल्कुल कतई तौर पे PTI हो, मैं खुद हूँ, जिसने चोरी की है उसको कभी नहीं बचना चाहिए। पहली बात, हमारी जैसी मजबूर और मखूर कौमों का नसीब ये है कि यहाँ से 1000 अरब डॉलर निकल गए गरीबों से तो अमीर मुल्कों में चला जाता है। ये हमारी किस्मत है।
ठीक है, हम 3 पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, कोई हमारे अंदर दर्द दिल है कि हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें? देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करता हूं, ये जो सियासतदान है ना, ये वाहिद हस्ती है जो मुल्क में ये दावा लेके उठता है कि मैं इस्लाह अहवाल करूंगा, बाकी कोई नहीं उठता। उनके ऊपर इतना ना ये फैला देते हैं ना जब कि जी 70 साल का एहतसाब होगा, सारे जी तबकों का होगा, जरूर करें, लेकिन जो दावा लेके उठता है ना कि मैं हूं इस्लाह करने वाला, उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या होता रहा इस मुल्क में, थोड़ा सा देख लें। SGS कोटेक्ना का केस था, जब फाइनल स्टेज आई, अदालत फैसला करने लगी, उन्होंने पूछा ओरिजिनल चेक और कागजात कहां हैं? कागजात और ओरिजिनल चेक नहीं थे और बरी हो गए जरदारी साहब, मर्दे होर कहलाए। उसके बाद 2013 का जो इलेक्शन था ना, उसमें एक अबूरी हुकूमत थी, LDA प्लाजा का 4था फ्लोर जल गया, 29 लोग मरे। कभी किसी को याद है कि क्या किसी ने कुछ किया? मैं ये कह रहा हूं, ये 5-5 साल बाइख्तियार हुकूमतें रहीं, अगर इनको एहतसाब करना होता या अदारा ठीक करना होता तो ये कर लेते। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, PTI हाशा व कल्ला अदारा ठीक करना चाहती है और कुछ कारकर्दगी इनके पूरे 10 साल के अंदर वो 150 रुपया इकट्ठा कर सके जो चोरी का माल था। अब तक 3 साल में 400-500 अरब रुपया नैब इकट्ठा कर चुकी है। हालांकि उसके बावजूद हम उसे उसकी कारकर्दगी से इत्मीनान नहीं है, हम सब ये बात कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इमरान खान का नारा बिल्कुल कतई तौर पे नहीं है कि किसी को नाजायज पकड़ना है और उसको दबाना है। PTI के अपने लोग वज़रा नहीं नैब से होके यानी जेलों में नहीं गए, अपना अपना हिसाब नहीं दे रहे। पंजाब के 3 वज़रा गए हैं, वफाक के 2 वज़रा गए हैं, तो सब ने अपना एहतसाब कराया, कोई इससे मुबर्रा नहीं है और कोई मुबर्रा नहीं होना चाहता। मैं अपने दोनों भाइयों को कहना चाहता हूं, किसी को दो तीन चीजें जरा, क्योंकि ये बार-बार इस हुकूमत में जिक्र किया जाता है, मेडिसिन की कीमतें जो है वो बढ़ी थी उस वक्त, वो हमने देखा। ये आटे वाला, गंदम वाला जब बहरान आया था, चीनी बहरान जो है वो आया था, उस पर वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। फिर BRT का जिक्र किया जाता है पेशावर की। अच्छा, मैं अर्ज करता हूं ना, BRT इस वक्त नैब के अंदर है, केस है मुकम्मल, वो पता चल जाएगा उसका। बाकी जितने आप कह रही हैं ना, मतलब लाइन में लगे हुए हैं। आज से 10 साल पहले यहाँ तो हुदैबिया पेपर के साथ जो कुछ हो गया, यानी आप पीपल्स पार्टी ने करोड़ रुपया उस केस के ऊपर खर्च किया, उसको प्रूव किया और उसको फिर यानी इसहाक डार की कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद है। इसलिए कोई हमें अपने अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। जब तक इस मुल्क की चोरी और पिलफरेज नहीं रुकेगी, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुकेगी, हम बाइस जिंदगी इस दुनिया में नहीं गुजार सकते। देखें, हम तीनों एक दूसरे को कायल नहीं कर सकते। हम तो यही चाहते हैं, लेकिन जो चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, आप उनको जो भी नाम दे लें कि केसेस झूठे हैं, प्रोसिक्यूशन वीक है या एक तरफा होता है, क्रॉस द बोर्ड नहीं होता, वो चीज खत्म नहीं होती। पैसा कैसे वापस लेके आएंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, बाकी इदारे, बाकी तबके अपनी जगह, वो कहते हैं कि हम हैं सियासतदान हैं जो अवाम से वादा करके उठते हैं कि हम चीज़ें सीधी करेंगे, हम इस्लाह करेंगे, हम जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और अगर नहीं करते तो फिर सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। 3 साल बाद भी घी पे बैठे हुए हैं, आप इसको किसी और ने आकर करते देना। अभी चेसा फरमा रहे थे कि वो फ्लोर पे आग लग गई, कुछ बंदे मर गए, 25 बंदे मर गए, फ्लोर पे आग लग गई, रिकॉर्ड जल गए, उसकी किसी ने इंक्वायरी कराई है तो रखे सामने। मतलब आप अपोजिशन मोड में बैठे हुए हैं। अभी तो आप लोगों ने अपने जवाब, यही तो पूछना है, अभी तो आप लोगों ने अपने जवाब देने हैं, अपने जवाब दीजिए ना। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि एहतसाब सबसे पहले हम अपनों से शुरू करें, कि क्या एहतसाब हुआ है जी? ये चीनी पे पहली बार नोटिस ले लिया। लेकिन एक बात जरूर कहती है PTI कि जब से हमारी पंजाब में हुकूमत आई है, आग लगना खत्म हो गई है। वो बिल्डिंग्स में जो आगे लगती थी और उसके बाद रिकॉर्ड जल जाते थे, फाइलें जल जाती थी, वो कहते हैं अब क्यों नहीं लगती यार? नहीं, अब रिकॉर्ड जलते ये जरूर PTI आपको याद कराती। करप्शन के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, वो पता चल जाएगा आपको। अच्छा। ये रिकॉर्ड की बात है। अब देखिए ना, इस मुल्क के अंदर अगर आप, मुझे क्या एतराज हो सकता है जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं? अगर मुझे चौधरी साहब को, अब्बासी साहब को एक जैसा ट्रीट किया जाए तो क्या एतराज है? अगर कोई केस किसी के खिलाफ बनता है, एविडेंस मौजूद है, आप अदालत में लेकर जाए ना जी। आप अदालत में लेकर नहीं जाते,
अदालत में कुछ होता नहीं, आप गिरफ्तार करके जदीदों ख्वार करते हैं लोगों को। अब अगली बारी आप लोगों की है, अगर ये लॉ ये रहता है तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं कि ये स्कैंडल वो स्कैंडल, ये सारे स्कैंडल तो आने, और इसमें से कोई भी स्कैंडल 200-250 अरब से कम का नहीं है। दवाइयों का देख लें आप, चीनी का देख लें आप, आटे का देख लें आप, पेट्रोल का एक रात में 25 रुपये बढ़ गए, कोई पूछने वाला है? इब्राज ग्रुप के बंदे को खाकर ये जो है आरफ नकवी का बंदा आपने पावर पे लगा दिया, वो उधर KE80 में वो उन्होंने देने हैं कितने तक, आप बुलाकर उनको कहते हैं कि नहीं इसको नहीं पकड़ना, ये मेरे खास बंदे हैं। ये एहतसाब हो रहा है, ये एहतसाब नहीं है। एहतसाब अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा लॉ हो इस मुल्क के अंदर, वो अल्टीमेटली आपको आज नहीं कल 10 साल बाद आपको करना पड़ेगा, सबके लिए एक ऐसा लॉ लेकर आना पड़ेगा जो सारों के लिए हो, और उसमें पहले आप नहीं। लेकिन आपको लगता है कि फिर PTI उस वक्त राजी होगी करने के लिए जब इनके साथ यही सब कुछ हो जाएगा, तभी सारी जमातें एग्री कर सकती हैं, उससे पहले नहीं कर सकती हैं? और यूजुअली ऑपोजिशन की जमातों के साथ ही देख रहे हैं हम। दोस्तों से सुना उस दिन राना एक ब्रेक ले लेते, लोग कह रहे थे कि आप ठीक है एक ब्रेक लेने दीजिए मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, और कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से भी, और वहाँ पर जो जो बातें हुई हैं उनका जिक्र भी हमने प्रोग्राम के इंट्रो में आपसे किया था, उस पर भी बात करेंगे मेहमानों से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम, एक बार फिर से खुश आमदीद। जावेद अब्बासी साहब, वैसे तो हुकूमत पर तनकीद आप लोग करते ही रहते हैं, अभी भी जो मरियम साहबा कह रही हैं कश्मीर के इंतखाबात को लेकर, वहाँ भी उन्होंने कहा आटा चोर, बिजली चोर, चीनी चोर, अद्वियात चोर, ये तो चले समझ में आती हैं, बट कश्मीर जैसा क्योंकि एक बहुत हसास मामला है, वहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं, वही चीज़ जो दीगर आपको पूरे मुल्क में नज़र आती है कैंपेन के दौरान जो बातें, वही वहाँ पर हो रही हैं कि जी कश्मीर का मुकदमा हार के आ गया, ट्रंप के साथ सालिसी थी, वापस आए और फिर कहा कि जी वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, ऐसा महसूस कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप वो ट्रॉफी में पानी भरो और उसी पानी में डूब मरो, और कश्मीर चोर, ये चीज़ें हैं। ये कश्मीर के इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम का किसी की तरफ से भी हिस्सा होनी चाहिए। एक तो ये बिल्कुल मद्देनजर रखा आप रखें कि जब भी इंतखाबी कैंपेन होगी, तो पाकिस्तान के अंदर हो, कश्मीर में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, या किसी भी जगह हो, या अमेरिका में हो, या इंग्लैंड में भी हो, तो वहाँ एक खास माहौल होता है, वो माहौल चार्ज होता है, वहाँ बातें की जाती हैं, वो बातें होती हैं, और सियासी लीडरशिप की भी आके वो बातें करते हैं। लेकिन एक मामला जो तशवीशनाक वो ज़रूर ये है कि देखें, ये 50-60 साल से ज़्यादा हो गया था कि जो 2 आइन की आर्टिकल थी जिसके जरिए कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वो कभी भी हिंदुस्तान की हुकूमत ने विड्रॉ नहीं किया था। जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ से तशरीफ लेके गए, उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की, तो ट्रंप ने कहा कि मैं साजिश के लिए तैयार हूँ, तो उसको शक पैदा होगा वो उसी साजिश चाहते हैं। जब वो वापस आए और कुछ ही दिनों बाद वो आइन की 2 आर्टिकल जो है विड्रॉ करके, जो एक स्पेशल स्टेटस मिला था, उनकी अपनी असम्बली थी, अपना एजेंडा था, अपनी हुकूमत थी, वो ख़त्म करके उन्होंने रिलेक्सेशन कर लिया, कश्मीर पूरा कश्मीर पर कब्जा कर दिया हिंदुस्तान ने, और एक इतनी बड़ी फौज भेज के आज सबसे बड़ी जेल है वो पिछले 2 सालों से ज्यादा टाइम हो गया है। आप अंदाजा कर लें कि बच्चों के स्कूल बंद हैं, कारोबार बंद हैं, अस्पताल बंद हैं, एक टेररिज्म के साथ वहाँ की बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। और दूसरी तरफ हम OIC की मीटिंग कॉल करने में नाकाम हो गए, दुनिया के किसी मुल्क ने हमारा साथ नहीं। जो ममालिक हमेशा से पाकिस्तान के साथ इस इशू पे खड़े होते थे, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, दुबई को देख लें, बाकी मुस्लिम ममालिक को देख लें, बाकी वेस्ट के ममालिक के इतनी बड़ी ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। अगर ये एक मामला ये छोड़ भी दे, ठीक है, लेकिन मैं वही कहना चाह रही हूँ कि वैसे आप किसी भी पॉलिसी से इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं, पार्लियामान का फोरम भी है, कम किया या कुछ नहीं किया उस चीज़ पे बिल्कुल करें, लेकिन कश्मीर के अंदर खड़े होकर ये वाली बातें चाहे किसी भी जमात की तरफ से हो, क्या वो मुनासिब है? मैं तो ये पूछना चाह रही थी। एजाज चौधरी साहब फरमाइएगा प्लीज़। असल में जितनी तल्ख गुफ्तगू मरियम कर रही हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि उनके और वालिद साहब और नरेंद्र मोदी दोनों सगे भाई हैं,
तो चिचा से कह दें कि वो जो स्पेशल स्टेटस था वो दोबारा दे दें। यानी किसको नहीं मालूम कि नवाज शरीफ की पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया और जाती उमरा से मोहब्बत और जाती उमरा का नाम का घर, वो किसके साथ किसको कह रहे हैं। एक बात तो बड़ी तकलीफ देह है, तभी मैंने ये फिक्रे दो कहे हैं। दूसरी मैं आपसे ये अर्ज करूं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों ने PMLN के लोगों को ये मैसेज दिया कि जब आप ये बेचने की बात करते हैं ना तो हमें बहुत तकलीफ होती है, ये आप ना करा करें। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये घटिया बात कहने से बाज नहीं आए। अब जहां तक रह गया हमारे कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीर बेच दिया, ये तो और हार गए, 10 दफा इन्होंने आजाद करा के जीत के आए, वापस आकर कम से कम 10 दफा आजाद करा के इन्होंने चौधरी मंजूर साहब से मुझे लास्ट कमेंट देने दीजिए, टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो दोबारा चला गया है। यानी कोई खुदा का खौफ करें, ये यानी मरियम बीबी बात करते हुए कोई यानी ख्याल करें, इसलिए कि ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। ये इलेक्शन जीते या हारे, इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह जीत रही है, ये कोई दूसरे कहने की बात ही नहीं है। देखिए, ये अलमिया ये है कि हम ये दोनों पार्टियां मोदी को नहीं फॉलो कर, हमने इनको आते ही कहा कि इंडिया से बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए इसके हक में। आपको पता है हमने बड़ा काम किया कि इस प्रोसेस के अंदर, लेकिन अब एक ने कहा, एक ने बहुत, तो उनकी चले गए, मोदी की चले गए वहाँ पे, फिर इधर बुला लिया। दूसरे ने कहा कि मैं तो मोदी के जीतने की दुआएं मांग रहा हूँ, क्योंकि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। हल होने की बजाय उसने कश्मीर हड़प कर लिया, जो कि 72 सालों में नहीं हो सका। अब अलविया ये है, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, एजाज चौधरी साहब और जावेद अब्बासी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।